भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन 1498 के बाद शुरू हुआ, जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा। हम देखते हैं सबसे पहले भारत में आने वाले पुर्तगाली थे, पुर्तगाली कंपनी आई। इसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और फिर फ्रांसीसी आए। ये आने का क्रम रहा। लेकिन हम जब देखते हैं कि जब ये कंपनी आई, क्या इससे पहले भारत का व्यापार यूरोप के साथ होता था या नहीं? भारत का व्यापार मध्यकाल से ही यूरोप के साथ होता था और उससे पहले भी होता था। लेकिन हम देखते हैं मध्यकाल में जो रास्ते उपयोग में लाए जाते थे वो रास्ते थे भारत से फारस की खाड़ी और फिर इराक और तुर्की को पार करते हुए फिर भूमध्य सागर पहुंचा जाता था और उसके आगे फिर वेनिस जिनेवा शहरों तक पहुंचा जाता था। वेनिस जिनेवा इस समय यूरोप के व्यापारिक केंद्र थे और इन्हीं व्यापारियों के हाथ में पूरा यूरोप का व्यापार लगभग था। दूसरी ओर एक रास्ता और भी था जो भारत से लाल सागर जाता था। लाल सागर से मिस्र के सिकंदरिया को पार करते हुए भूमध्य सागर और भूमध्य सागर से फिर वेनिस जिनेवा शहरों तक पहुंचा जाता था। हम देखते हैं कि भूमध्य सागर को जो रास्ता लाल सागर से होकर जाता था वो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर कोहरा था और चट्टानें भी बीच बीच में थी। इस कारण से ये रास्ता दुष्कर था, इसलिए प्रमुख रास्ता फारस की खाड़ी वाला ही था। अब हम देखते हैं कि वेनिस जिनेवा जो यहाँ के व्यापारी हैं उन्होंने पहले ही यूरोप के व्यापार पर अपना कब्जा किया हुआ है। दूसरी ओर अरब के व्यापारियों ने एशिया के व्यापार पर कब्जा कर लिया है। यहाँ सारा व्यापार अरब के व्यापारियों के हाथ में है। इसलिए यहाँ जो नए राष्ट्र बने थे पुर्तगाल और स्पेन, वो भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने से वंचित थे। अब 1453 में कंस्तुंतनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया और अपने क्षेत्र से गुजरने के लिए यूरोपियों को मना कर दिया। अब यूरोप व्यापारी भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे, परंतु वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि तुर्की अपने क्षेत्र से गुजरने की परमिशन नहीं देता था। ऐसी स्थिति में ये जो नए राष्ट्र हैं इन्हें सभी वस्तुएं बहुत महंगी पड़ती थी, इसलिए ये भारत के साथ सीधा व्यापारिक संपर्क स्थापित करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने इसके लिए नए रास्तों को खोजना शुरू किया और इसमें सबसे अग्रणी राष्ट्र पुर्तगाल था और पुर्तगाल के एक शासक थे हेनरी। इन्होंने सबसे पहले बार्थोलोमेव डियोज को यहाँ से भेजा और बार्थोलोमेव डियोज 1487 को यहाँ से आगे चलते हैं। लेकिन इस कोने पर, दक्षिण अफ्रीका के इस कोने पर यहाँ पर आकर ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं और फिर से वापस चले जाते हैं। ये 1487 का समय था। लेकिन बार्थोलोमेव डियोज यहाँ से वापस चले जाते हैं और इस जगह को केप ऑफ डेंजर या केप ऑफ स्टॉर्म का नाम देते हैं। परंतु जो पुर्तगाल के शासक हैं हेनरी, वो इस जगह का नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप रख देते हैं, अर्थात अभी आशा आगे मौजूद है। इसके अगले क्रम में 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलते हैं। ये पुर्तगाली नाविक हैं, पुर्तगाल से चलते हैं वास्को डी गामा और यहाँ केप ऑफ गुड होप, ये केप ऑफ गुड होप को पार कर जाते हैं और इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और इन्हें एक गुजराती नाविक मिलते हैं अब्दुल मनीद, और इनकी सहायता से वो पथ प्रदर्शक का काम करते हैं और उनकी सहायता से वो कोचीन के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं। और जब वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं तो वहाँ अरब व्यापारियों के द्वारा उनका विरोध किया जाता है और अरब व्यापारी इनको उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि अरब व्यापारियों के व्यापार को वहाँ पर ठेस पहुँचती अगर कोई नया व्यापारी वहाँ पर पहुँच जाता। ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो शासक हैं कृष्णा, और उनकी उपाधि जैमोरियन है, कोचीन के शासक हैं जैमोरियन, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया और अपने राज्य से जड़ी बूटी, मसाले इत्यादि ले जाने की अनुमति दे दी। वास्को डी गामा ने ये यात्रा 90 दिनों में पूरी की थी और अब वास्को डी गामा यहाँ से मसाले, जड़ी बूटी इत्यादि ले जाकर पुर्तगाल में बेचते हैं और वो पूरी यात्रा का खर्च निकालकर 60 गुना लाभ प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद पुर्तगालियों का एक दूसरा अभियान आता है पेड्रो कैब्रल अल्ब्रेज के नेतृत्व में। पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल, ये पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल 1500 में भारत आए और ये अपने साथ गोला बारूद लाए
और इसी गोला बारूद की सहायता से उन्होंने अरब व्यापारियों का सफाया किया। अरबी व्यापारी जो थे उनको इन्होंने समाप्त कर दिया, यहां से सफाई किया और एक जहाज भी पकड़ा। जहाज पकड़कर उन्होंने जैमोरियन को दे दिया, जैमोरियन को गिफ्ट किया। अब जैमोरियन खुश हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि जब पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आ जाते हैं, इसके बाद वास्को डी गामा पुनः भारत आते हैं 1502 में। 1502 में वास्को डी गामा भारत आते हैं और अपनी एक कोठी की स्थापना करते हैं। वास्को डी गामा आते हैं और 1502 में यहाँ पर पहुँचते हैं, भारत आए और भारत आकर इन्होंने एक कोठी की स्थापना 1503 में कोठी की स्थापना की और कोठी की स्थापना हो जाती है। इसके बाद एक दूसरी कोठी की स्थापना और ये लोग करते हैं, ये 1505 में करते हैं कोठी की स्थापना और ये कन्नूर में स्थापित करते हैं। और ये कोठी स्थापित करते हैं कोचीन में। इस प्रकार से कन्नूर और कोचीन में दो कोठी स्थापित करते हैं। पहली कोठी कोचीन में स्थापित करते हैं। अब जब ये कोठियाँ स्थापित हो जाती हैं, इसका प्रशासन संभालने के लिए अब पुर्तगाल जो है अपना एक गवर्नर भेजते हैं और गवर्नर का नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में भेजा जाता है। ये 1505 से 1509 तक रहे और इन्हें ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। ये ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। ब्लू वाटर मतलब शांत जल की नीति। इस शांत जल की नीति का मतलब क्या था? इन्हें सरकार की तरफ से ऐसे आदेश थे कि भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण कीजिए जिससे हिंद महासागर में हमारा कब्जा हो सके और हम व्यापार का प्रबंध अपने हिसाब से कर सकें। और ये ऐसा करने में सक्षम भी थे क्योंकि इनकी जहाजरानी काफ़ी अच्छी थी। हम देखते हैं कि 1509 में ये व्यक्ति संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को परास्त कर देते हैं। और इस बेड़े में हम देखते हैं जो थे, तुर्की भी शामिल था, इसके अलावा मिस्र था और इसके अलावा गुजरात, ये यहाँ पर शामिल थे। अब इस जब मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को यह परास्त कर देता, हालांकि 1508 में जब इसका पहली बार मुकाबला होता है तो यह हार जाता है और इसका पुत्र भी मारा जाता है, लेकिन अगले ही वर्ष ये मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को परास्त कर देता है और पूरे जो हिंद महासागर है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल होता है। अब पूरा जो हिंद महासागर है अब इनके अधीन आ जाता है। अब इसके बाद फिर एक नए व्यक्ति को भेजा जाता है यहाँ पर गवर्नर बनाकर और उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब ये व्यक्ति 1509 में आते हैं और 1509 से 1515 तक भारत में रहते हैं और इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को जीत लिया। 1510 में गोवा आदिल शाही सुल्तान से जीत लेते हैं। यूसुफ आदिल शाह इनका नाम है। ये यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीतने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये जीत लेते हैं, इसके बाद ये फिर मलक्का की ओर भी बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं
वहाँ पर मलक्का दुर्ग को ये जीत लेते हैं। मलक्का दुर्ग जीतते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फिर ये हरमुज को जीतते हैं। हरमुज 1515 में जीत लेते हैं और ये फारस की खाड़ी में स्थित है। हरमुज फारस की खाड़ी में स्थित है। इस प्रकार से ये कई क्षेत्रों पर अपनी विजय घोषित करते हैं। इनका एक अच्छा काम था, इन्होंने सती प्रथा, जो गोवा वाला क्षेत्र जीता था, इन्होंने सती प्रथा वहाँ पर बंद कर दी थी, सती प्रथा बंद कर दी थी। और इसके अलावा इन्होंने अपने देश के जो नागरिक थे उन्हें भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रेरित किया था। भारतीय स्त्रियों से, इससे लगता है कि शायद ये एक स्थायी आबादी बसाना चाहते थे। तो इस प्रकार के इनके काम थे। अब हम देखते हैं कि जब ये हो जाता है, अब यहाँ पर स्थापना ठीक ढंग से हो गई है और सारी व्यवस्थाएं जब हो जाती हैं, एक काम और इन्होंने किया था। इन्होंने क्या था कि जो कोचीन है, कोचीन को उन्होंने मुख्यालय बनाया था। कोचीन जो इनकी फैक्ट्री थी, पहली फैक्ट्री थी, वहाँ पर इन्होंने एक मुख्यालय बनाया था। तो ये काम इनके द्वारा किए जाते हैं। इसलिए देखिए, कोचीन को मुख्यालय बनाते हैं और गोवा को जीत लेते हैं। तो वास्तविक संस्थापक यही माने जाते हैं पुर्तगाली शक्ति को स्थापित करने के। अब हम आगे देखते हैं कि इनके एक गवर्नर और आते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा के जो हम शासनकाल देखते हैं, ये भी एक गवर्नर, इनके अच्छे गवर्नर रहे। नीनो दी कुन्हा 1529 में आते हैं, 1529 में आते हैं, 1538 तक ये यहाँ पर रहते हैं। इनका शासनकाल रहता है और इनका अच्छा काम जो था वो ये था, पुर्तगालियों के लिए जो अच्छा काम था वो ये था कि 1530 में ये गोवा को मुख्यालय बनाते हैं। गोवा जब मुख्यालय हो जाता है, इसके अलावा ये कुछ विजय भी करते हैं। 1534 में ये वसीन को जीत लेते हैं और 1535 में ये द्वीप को जीतते हैं। द्वीप जो बाद में भी अंग्रेजों के इन पुर्तगालियों के अधीन रहता है। और इसके बाद ये सैंथो में भी एक वाणिज्य विस्तार करते हैं जो मद्रास के निकट है। सैंथोमे में ये एक फैक्ट्री खोलते हैं, यह मद्रास के समीप है। इस प्रकार से नीनो दी कुन्हा ने कार्य किया। अब इसके आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार से इनके साम्राज्य का विस्तार होता है। एक राज्य तो स्थापित हो ही जाता है और वाणिज्यिक विस्तार भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जब हम पुर्तगाली की और बात करते हैं तो पुर्तगालियों ने एक अच्छा काम और किया है अपने लिए कि उन्होंने काफ़ी फैक्ट्रियां यहाँ पर स्थापित की हैं। फैक्ट्री हम देखते हैं कि इन्होंने चटगांव में भी विस्तार किया, हुगली में किया। चटगांव, हुगली ये इनके केंद्र रहे, व्यापारिक केंद्र। इसके अलावा बम्बई भी व्यापारिक केंद्र था इनका, हुगली, चटगांव, बम्बई। और इसके अलावा चोल, साष्टी, ये इनके अन्य व्यापारिक केंद्र रहे। इस प्रकार से पुर्तगाली अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। फैक्ट्रियां अर्थात कोठी कह दीजिए, फैक्ट्री कह दीजिए। यहाँ पर कोई उत्पादन का काम तो नहीं होता था, लेकिन यहाँ आकर सारा सामान जमा किया जाता था। जो बेचने का सामान था पहले खरीद कर लाते थे और उसके बाद उसको बाहर भेजा जाता था। इस प्रकार से यहाँ पर इनके काम होते हैं।